हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। मैं रोहित कुमार सिंह, फिजिक्स फैकल्टी, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जल्दी से फटाफट सभी बच्चे एक एक करके इन प्रश्नों का जवाब देते जाएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिजिक्स की दूसरी सीरीज लेकर के आए हैं आपके लिए। पहले एक पहली सीरीज आई थी जिसमें 1 से लेकर के 10 प्रश्न तक हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे। आज हमारे 11 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। क्या क्वेश्चन कहता है? क्वेश्चन नंबर 11, इफ अ कॉपर वायर इज इंक्रीज इट टू डबल इट्स लेंथ इट रेसिस्टेंस विल बी। ये कहता है कि ये कोई कॉपर का वायर है और इस कॉपर के वायर की लंबाई को यदि हम खींचकर डबल कर दें, यदि मान लो इसकी लंबाई है L और हमने इसको खींचकर इसकी लंबाई जो हो गई दोस्तों वो मान लो डबल हो गई। ये था L तो ये हो गया 2L। तो अब ये पूछ रहा है कि यदि इसका रेसिस्टेंस R था तो आपको बताना है कि इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को पता है कि रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक बेसिकली फार्मूला है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। इस फार्मूले में रो इज द रेसिस्टिविटी, L इज द लेंथ ऑफ वायर एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यदि हम ध्यान से देखें तो R इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब यदि लेंथ को 2 गुना बढ़ाओगे तो उसका रेसिस्टेंस 2 गुना बढ़ेगा, लेंथ को 2 गुना घटाओगे तो उसका रेसिस्टेंस 2 गुना घटेगा। और क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि लेंथ को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका रेसिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा दोस्तों? रेसिस्टेंस विल बिकम 2 टाइम्स मोर देन, रेसिस्टेंस विल बिकम्स 2 टाइम्स मोर देन, यानी 2 गुना बढ़ जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेना है। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये लो आ गया अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यानपूर्वक देखें इस क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया मैग्नेटिज्म इन मटेरियल इज ड्यू टू, पदार्थों में चुंबकत्व होता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि एक वैज्ञानिक है जिस वैज्ञानिक का नाम है बायोट सेवर्ट। जिन बायोट सेवर्ट ने एक लॉ दिया है, जिस लॉ के अंदर उन्होंने ये बोला है कि मान लो कि ये कोई वायर है, इस वायर के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा हम ले लेते हैं DL। क्या ले लिया? DL। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है I। तो याद रखना कि इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिज्म पैदा होगा। लेकिन ये मैग्नेटिज्म कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला और कितना कम स्ट्रेंथ वाला होगा, ये डिपेंड किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो ये आप सभी लोगों को पता है, DB इज इक्वल टू IDL साइन थीटा अपॉन में R का स्क्वायर। और इसके साथ बच्चों यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाता है जिसे हम बोलेंगे म्यू IDL साइन थीटा अपॉन में R का स्क्वायर। बट यदि हम ध्यान से देखें तो इसको हम बोलते हैं बायोट सेवर्ट लॉ। बट ये हमें यहाँ उतना वेरी नहीं करना। सिंपल सी बात, हमें एक बात पता है दोस्तों कि किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से उसमें मैग्नेटिज्म पैदा हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि किसके अंदर चार्ज मोशन में, इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट, ये रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन, यहाँ भी ट्रू है, ये भी रेस्ट है, ये भी रेस्ट है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सर्कुलर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यानी जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन करेंगे तभी हमारा मैग्नेटिज्म पैदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटल वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, यानी किसी भी मेटल वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होता है। तो आपको मैं बता दूं, यदि किसी मेटल वायर की बात की जाती है, किसकी, मान लो यह है हमारा कंडक्टर। आप सभी लोगों को पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो माना जाता है। किसके फ्लो होने से? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात याद रखेंगे, यदि कभी भी मेटल की बात की जाए तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का कारण होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन।
लेकिन यदि हम बात करें किसी सॉल्यूशन की, किसी विलयन की, जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि मैं बात कर देता हूं कि ये है हमारे पास एक सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन किसका है, H2SO4 का, हाइड्रोजन सल्फ्यूरेट का, या जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। इस फार्मूले को थोड़ा सा मैं सही से कर देता हूं। ठीक है बच्चे, चलिए, तो ये है हमारा H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है। यदि पूछा जाए किसी सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किसके माध्यम से होता है, तब आप बोलेंगे सर आयंस के माध्यम से। किसके माध्यम से, आयंस के माध्यम से। और आपको पता है आयंस दो होंगे, या तो कैटायन होगा या फिर एनायन होगा। क्या होगा, एनायन। लेकिन एक और तीसरा टर्म्स आता है जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक। तो बच्चे सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जिसके कारण माना जाता है, वो आप सभी लोगों को मैं बता दूं वो कौन होता है। तो इसके दो कारण होते हैं। सबसे पहला तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का कारण माना जाता है। और दूसरा माना जाएगा होल्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कोटर। क्या बोलते हैं, कोटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया एक धातु के तार में, तो धातु का तार कौन सा होगा, मेटल का। तो मेटल का आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब ये अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14। द डिवाइस विच कन्वर्ट AC टू DC इज, वह उपकरण जो AC को DC में बदल देता है। तो AC को DC में बदलने वाले उपकरण का यूज आप कहाँ कर रहे हो, क्या आपको पता है, नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास बच्चे, आपके घरों में जो मोबाइल चार्जर है, क्या है, मोबाइल चार्जर। इस मोबाइल चार्जर के अंदर बेसिकली दो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। सबसे पहला जो लगा होता है उसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। क्या है, ट्रांसफॉर्मर, जिसका काम होता है AC के हाई वोल्टेज को AC के लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। क्योंकि आपको पता है आपके घरों में तारों के अंदर 220 वोल्टेज का करंट दौड़ता है, लेकिन आपके मोबाइल के चार्जर को 220 वोल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उससे कम रिक्वायरमेंट होती है 4 वोल्ट 5 वोल्ट। तो यहाँ ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन हमें पता है ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो हमेशा AC को AC में बदलता है, AC को DC में कभी भी वो चेंज नहीं कर सकता। तो फिर हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है रेक्टिफायर, या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दिष्टकारी। क्या बोलते हैं, दिष्टकारी। ये दिष्टकारी वो यंत्र है दोस्तों जो DC वोल्टेज को AC में कन्वर्ट कर देता है। जितना आप DC दोगे उतना ही आपको, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जितना आप AC दोगे उतना ही वो DC होगा। DC को AC में तो कौन कन्वर्ट करता है, वो तो इन्वर्टर कन्वर्ट करेगा। वो कौन कन्वर्ट करेगा, इन्वर्टर। इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, DC को AC नहीं, AC को DC में कन्वर्ट करेगा। AC इज कन्वर्टेड इनटू DC, AC इज कन्वर्टेड इनटू DC। अब यदि बात करें इन्वर्टर की, वो भी मैं बता ही देता हूं, ये लो इन्वर्टर। तो इन्वर्टर की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इन्वर्टर वो होता है जो DC वोल्टेज को AC में कन्वर्ट करता है। तो देखो कई सारे टर्म्स हमने कंप्लीट कर लिए यहाँ पर, ठीक है, कि हमारे मोबाइल के चार्जर में पहला ट्रांसफार्मर लगा होता है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। दूसरा रेक्टिफायर होता है जिसके कारण से हमारी मोबाइल के बैटरी में चार्ज स्टोर हो जाता है, ठीक है। और इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र होता है जो DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए यूज में लाया जाता है। तो यहाँ हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन C इज द राइट आंसर। ऑप्शन C रेक्टिफायर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये लो अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, प्योर वाटर इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज
प्योर वाटर को इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर क्यों माना जाता है? तो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं कि यदि हम बात करें प्योर वाटर की, प्योर वाटर जिसको हम हिंदी में डिस्टिल वाटर या आशुद्ध जल का नाम देते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, और याद रखना ये डिस्टिल्ड वाटर वो है जिसके अंदर फ्री आयंस नहीं होते, इसमें फ्री आयंस नहीं होते। आपको मैंने बताया कि यदि कोई भी सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन के अंदर आप सभी लोगों को पता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का कारण क्या होता है? आयंस होते हैं, या तो कैटायंस या एनायंस। तो आपको पता है डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कैटायंस एनायंस फ्री नहीं होते, होते ही नहीं है, जिसके कारण हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो ही नहीं कर सकता। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए फीबली आयोनाइज्ड, यानी स्वल्प आयनित होता है, मतलब हल्के फुल्के आयन होते हैं बट वो आयन फ्री नहीं होते। तो ये हमारा आंसर अभी सही है। नॉट वॉलेटाइल, वाष्पशील नहीं होता, ये तो गलत है। वाष्पशील से क्या लेना है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का? अ वेरी गुड सॉल्वेंट, अति उच्च विलायक होने के कारण से, ये भी गलत है। क्यों? अगला है अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये भी रॉन्ग है दोस्तों। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फीबली आयोनाइज, यानी हल्के आयन होने के कारण से वो आयन फ्री नहीं होते हैं, जिसके कारण से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कभी भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजी, बहुत सिंपल और एग्जाम में रिपीटेड पूछा जाने वाला प्रश्न है। अ ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, आप सभी लोग बताएंगे ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ट्रांसफार्मर की खोज जिस वैज्ञानिक ने की है, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की है, यदि ये पूछ दिया जाए तब आप क्या करोगे? तब सीधी सी बात आप लोगों को बोलना है माइकल फैराडे, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, फैराडे के जो नियम हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर EMI के अंदर आप सभी लोग पढ़ते हो, वही माइकल फैराडे हैं ये। इस माइकल फैराडे ने बेसिकली ट्रांसफार्मर नामक की एक यंत्र की खोज कर दी। किसकी? ट्रांसफॉर्मर। बट इस ट्रांसफार्मर को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है। एक ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप अप, एक ट्रांसफार्मर को क्या बोला जाता है बच्चों? स्टेप अप। एक ट्रांसफार्मर होता है हमारे पास स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप वो होता है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, नाम से ही पता चल जाएगा। और स्टेप डाउन वो है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। जैसे नाम से पता चला, अप का मतलब बढ़ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी में बोला जाता है उपचाई, और इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अपचाई। अपचाई। तो अब यहां से आपको एक सीधी सी बात पता चल जा रही होगी कि स्टेप अप लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करेगा, स्टेप डाउन हाई को लो में कन्वर्ट करेगा। तो बेसिकली ये दो प्रकार के ट्रांसफार्मर हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रांसफार्मर AC को हमेशा AC में ही कन्वर्ट करता है। इसकी वैल्यू को बेसिकली याद रखना, AC को वो AC में कन्वर्ट देगा, केवल इनकी वैल्यू को वो बढ़ा और घटा सकता है, कभी भी वो AC को DC में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ठीक है। तो अब बात आती है कि ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है एक टर्म्स होती है जिसको बोलते हैं इंडक्शन।
इंडक्शन आपको पता है एक ऐसी चीज है जब किसी भी चीज के कारण से जो ये पैदा हो रही है उसी का ये विरोध कर रही है। मतलब जब करंट के अंदर चेंज आता है तो करंट के चेंज आने से सर्किट के अंदर उस करंट को आगे जाने से कोई रोकता है, जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन प्रेरण। और ये प्रेरण दो टाइप के होंगे, एक सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। अब आपको पता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो कॉइल्स होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर चेंज आने से सेकेंडरी में चेंज आ जाता है और सेकेंडरी में चेंज आने से प्राइमरी में चेंज आ जाता है। तो ये बेसिकली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। प्राइमरी इज डिपेंड ऑन द सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज द डिपेंड ऑन द प्राइमरी। सो दीज आर म्यूचुअली रिलेशन, ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली रिलेटेड होते हैं। सो इट्स प्रिंसिपल इज म्यूचुअल इंडक्शन, इसलिए यह अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये बात आप सभी लोग ट्रांसफार्मर से रिलेटेड इतनी याद रखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, और यदि अच्छी तरीके से आ रही होगी तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि जल्द से जल्द हम लाइव आएँ और लाइव सेशन को लेकर के आएँ और आप लोगों को ये सारे प्रश्न लाइव आकर के कराएं। ठीक है, तो चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज, बिजली का सुचालक क्या है। अब आपको पता है बिजली के गुड कंडक्टर तो हमारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। मतलब सुचालक होते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, इट मीन्स कुचालक होते हैं। तो बेसिकली यहाँ ऑप्शन को हम देखें तो यहाँ मेटल नॉन मेटल की तो कहीं बात ही नहीं कर रहा। एक है ड्राई एयर, दूसरा है पेपर, तीसरा है केरोसिन, चौथा है ग्रेफाइट। तो अब ग्रेफाइट का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, तो ग्रेफाइट इज द राइट आंसर, ऑल अदर इज द रॉन्ग आंसर। क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। किसका? कार्बन का अपरूप। और इस कार्बन के अपरूप में याद रखना फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये लो अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18। ये भी सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, फटाफट इसका जवाब आप देने का प्रयास करेंगे। द डिवाइस यूज टू चेंज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक फैन होता है उस इलेक्ट्रिक फैन की स्पीड को हम कंट्रोल करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का रोज लगाते हैं, जिसका नाम भी आप सभी लोगों को पता होगा। क्या होता है? रेगुलेटर। रेगुलेटर। और ये रेगुलेटर एक ऐसा यंत्र होता है जो एक प्रकार के डायोड से बना होता है। उस डायोड का नाम याद रखेंगे सभी लोग, जेनर डायोड। क्या नाम है? जेनर डायोड। तो रेगुलेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो जेनर डायोड की मदद से वर्क करता है, जो हमारे फैन की स्पीड को कंट्रोल करता है। इट मीन्स रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रेगुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब ये लो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19। और ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीटेड पूछा जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो इसको रट लेंगे आप सभी लोग। जब भी एक आइडियल वोल्ट मीटर की बात की जाए, किसकी? जब भी एक आइडियल वोल्ट मीटर की बात की जाए, जब भी एक आइडियल वोल्ट मीटर की बात की जाए, तब आप सभी लोग बताएंगे कि सर इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट माना जाता है। लेकिन यदि आइडियल एमीटर की बात की जाए, तब आप सभी लोग बोलेंगे सर इसका रेसिस्टेंस 0 माना जाता है। हालांकि ये दो कंडीशन इम्पॉसिबल है। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि किसी वायर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो, और ऐसा भी कभी हो नहीं सकता किसी वायर का रेसिस्टेंस 0 हो। ठीक है, हालांकि किसी के जिसका रेसिस्टेंस 0 होता है वो आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी मेटल को जब
बहुत ही कम तापमान पर हम उसको ठंडा कर देते हैं, ठीक है, तो वो आगे की टर्म्स है। बट यहाँ पर ऐसी टर्म्स होगी नहीं, बट सबसे हाई और सबसे लो को ही हम जीरो और इनफाइनाइट का नाम दे सकते हैं। तो वोल्ट मीटर के लिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारी आज की सीरीज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स में टैंक सर्किट के अंतर्गत क्या आता है? टैंक सर्किट क्या होता है तो पहले ये समझ लेंगे आप सभी लोग। तो टैंक सर्किट क्या होता है, इस चीज को पहले आप सभी लोग देखेंगे। टैंक सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर इंडक्शन के साथ साथ यदि किसी कैपेसिटर को, इसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी याद रखेंगे किसी सर्किट के अंदर LC सर्किट होता है, क्या होता है? LC सर्किट, ठीक है, LC सर्किट लगा होता है, तब आप लोग याद रखेंगे इसी को बोला जाएगा टैंक सर्किट। तो L का मतलब यहाँ पर क्या है? इंडक्शन, और C का मतलब क्या है यहाँ पर? तो कैपेसिटर, ठीक है। तो इंडक्शन कैपेसिटर, ऑप्शन ए रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटर रॉन्ग, रेसिस्टेंस इंडक्शन रॉन्ग, कैपेसिटर एंड इंडक्शन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बच्चों ये था हमारा आज का सेकंड सीरीज के 20 क्वेश्चन, जो मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो NDA, रेलवे, एयरफोर्स सभी एग्जाम के अंदर ये पूछे गए हैं। और यदि हम बात करें कि टीचिंग के लिए, आप सभी लोगों को पता है सीटेट के एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न, सीटेट, सुपर टेट के एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न उन्हीं सभी चीज़ों से निकाल कर मैं लेकर के आया हूँ जो मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो कृपया आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।